हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे कलाम की जो 33 श्रेणी परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं हम। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसी को हमने आधार माना है। और इसी टेस्ट सीरीज का जो आपकी माइनर टेस्ट 11 था, माइनर टेस्ट 11 है, तो इसका जो सिलेबस था, इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। जिस प्रकार कलाम की लाइब्रेरी बेस के टेस्ट होते हैं रोज डेली, उसी प्रकार हम एमसीक्यू के माध्यम से आपको यहाँ पर सिलेबस कवर करवा रहे थे। माइंड टेस्ट 11 की बात करें तो माइंड टेस्ट 11 कब होगा आपका, इस संडे को ये टेस्ट होने वाला है। कब होगा आपका, इस संडे को ये टेस्ट होने वाला है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत जब भी हम कोई भी तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम को हम टारगेट करते हैं, हमने कलाम की टेस्ट सीरीज को यानी माइनर टेस्ट है इनको टारगेट किया है, तो हमारे लिए मान के चलते हैं कि संडे को अपना एग्जाम है, तो उस संडे को जो एग्जाम है उसकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। तो उसी को लक्ष्य लेकर आज तक हमने माइनर टेस्ट 10 तक पूरा कंप्लीट सिलेबस किया है, और अब आपकी माइनर टेस्ट 11 का सिलेबस कर रहे हैं। और कल आपको बात करें माइनर टेस्ट, इस संडे के बाद आपका माइनर टेस्ट 12 जो आपका अंतिम टेस्ट होगा, तब तक आपका 100% हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। टेस्ट के साथ प्रत्येक टॉपिक का हमने एमसीक्यू एनालिसिस किया है, तो आप देख सकते हो हमने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ठीक है दोस्तों, तो इसी सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो इसके सिलेबस के अंदर मैंने टेस्ट 11 के सिलेबस की बात करें तो आपको एक स्क्रीन पर एक बुकलेट दिख रही होगी। जो तृतीय श्रेणी परीक्षा जो सूचना जो प्रौद्योगिकी है आईसीटी की बुकलेट है, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसके बुकलेट से कुछ क्वेश्चन आपकी बात करें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन से टेस्ट में, आपके मैन टेस्ट 11 के अंदर देखने को मिलेंगे। 19 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बात हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, फिर आपका जैसे टेस्ट होता है तो उस टेस्ट के साथ जो 19 क्वेश्चन के ऑप्शन के माध्यम से एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। यानी कि एक टॉपिक बात करें, इन टॉपिक को हम 2 से 3 बार हम रिवीजन कर चुके हैं। हर टॉपिक को अब तक जो किया है 3 से 4 बार अपने टॉपिकों को रिवीजन किया है, तो आप सभी को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है। जो दोस्त शुरू से जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है, काफ़ी सुधार भी हुआ उनके अंदर। उनको ये भी पता चल रहा है कि टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हम किस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमेशा जो कंटिन्यूटी होती है ना, कंटिन्यू जुड़े हुए दोस्त हैं उनके लिए ही लाभदायक ज़्यादा होता है दोस्त। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं माइनर टेस्ट 11। तो इस बुकलेट के कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो माइनर टेस्ट 11 के अंदर जो 19 क्वेश्चन आएंगे ना, वो आएंगे आपके जैसे हार्डवेयर है। हार्डवेयर से कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए वैसे हार्डवेयर है तो हार्डवेयर की जो कुछ क्वेश्चन है वो माइनर टेस्ट 10 में बोला था लेकिन दिए नहीं, लेकिन पूरे क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। जिससे आउटपुट, जिससे हार्डवेयर को हमने 4 भागों में बांटा था। 4 प्रकार होते हैं हार्डवेयर की। तो देखो, सीपीयू से पूछा जा सकता है आपका, ठीक है, इनपुट से पूछा जा सकता है, इनपुट युक्तियाँ आपकी, आउटपुट युक्तियाँ से पूछा जा सकता है, और आपका मेमोरी होता है। कौन सा होता है आपका, मेमोरी होता है। तो ये चारों चीज़ें हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ी है। एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को समझते हुए इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी, जैसे सीपीयू की 3 पार्ट है आपके, तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बार बार। इसके अलावा देखो, आपके हार्डवेयर के बाद में सॉफ्टवेयर रहेगा आपका, सॉफ्टवेयर रहेगा। तो सॉफ्टवेयर भी हमने 2 प्रकार के पढ़े, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस प्रकार के पढ़े हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों प्रकार से पढ़े। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमने प्रोग्राम पढ़ा था। उसके अंदर एक टॉपिक था आपका, पहला प्रोग्राम था वो था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा था आपका, ओएस लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक आपका स्पेशल दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका चौथा टॉपिक था आपका इसके अंदर आपकी, वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा था आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके। सबसे पहले बात करें हम, जैसे आपके एमएस वर्ड आ गया। कौन सा आ गया आपका, एमएस वर्ड आ गया। ठीक है, एमएस एक्सेल आ गया, एक्सेल आ गया। एमएस आपके पावर पॉइंट आ गया आपका, क्या आ गया आपका, पावर पॉइंट आ गया। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द आपके एमएस वर्ड से जुड़े हुए आपके, वो सारे किस में आते हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं। और आज अपनी क्लास होने वाली है, कौन से टॉपिक की होने वाली है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की होने वाली है। देखो, हम अपनी क्लास हो चुकी है, हार्डवेयर की अपनी क्लास हो चुकी है कंप्लीट। जिन दोस्तों ने नहीं देखी तो आईसीटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी, तो वहाँ पर जाइए, आप आराम से एमसीक्यू कीजिए। अपने आप पढ़ लिया है तो आप एमसीक्यू के माध्यम से अपना आकलन कीजिए, जो आपने पढ़ा है वो याद है कि नहीं है। ये अच्छे इस तरह क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे जो करवाए हैं आपको। इसके अलावा आपके जो सॉफ्टवेयर है वो इसकी क्लास हो चुकी है। इसके अंदर भी आपके जो विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। इसके साथ साथ कलाम की जो लाइब्रेरी बैच की जो सीट थी, वहाँ के क्वेश्चन आपको करवाए गए। इसके अलावा बात करें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके आए हुए क्वेश्चन करवाए गए, और आज वाले क्वेश्चन भी सारे वैसे ही है।
और देखो इन तीनों टॉपिक की जिन दोस्तों ने क्लासेस देखी है ना कंटिन्यू, उसके लिए ये आपके माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी यहाँ पर सारी चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगी, सॉफ्टवेयर से आएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह से आएगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर से आएगी, हार्डवेयर से कुछ युक्तियाँ वगैरह आती है। जैसे आपके कीबोर्ड का हम यूज करते हैं ना, तो कौन सी पावर पॉइंट किस कीबोर्ड का यूज करते हैं, किस पॉइंट का यूज करते हैं, सारी किस्म देखने को मिलेगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इन दोस्तों ने दोस्तों ने क्लासेस नहीं देखी तो पहले देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर आपकी क्लासेस मिल जाएगी पूरी की पूरी, और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने थ्योरी पढ़ ली है, यानी इसकी बुकलेट की बात करते हैं, सबसे पहले जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों, वो मैंने टेस्ट 10 हुआ था ना, उसी के साथ मैंने अपने टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दी थी। बिल्कुल क्लीन पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी आपकी। आप दोस्तों ने प्रिंट भी निकलवा लिया होगा। देखो बिना प्रिंट निकलवाए मत पढ़ना दोस्तों पीडीएफ से, ठीक है। जब तक प्रिंट नहीं निकलवाओगे तब तो आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी। तो इसका प्रिंट निकलवा के पढ़ना, पेपर एनालिसिस पर, चाहे एक पेज पर 4 पेज निकलवा लो, ठीक है। वैसे प्रिंट निकलवा के पढ़ोगे तो आपको अच्छा कवर होगा। यदि आप पढ़ाई करना चाहते हो तो एक सिस्टम होता है हर चीज़ का पढ़ने का, तो प्रिंट निकलवाओ चाहे 4 निकलवाओ, लेकिन उसको पढ़ो, ठीक है। मोबाइल से आप फास्ट पढ़ लोगे, पीडीएफ फिर भूल जाओगे, फिर दोबारा नहीं पढ़ोगे, पीडीएफ खो जाएगी कहीं। लेकिन सिलेबस को इकट्ठा कर लेना एक जगह। सिलेबस बहुत काम की चीज़ होती है। सबसे पहली बात है यही होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले। तो देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये तो देखो आपका जो विशेष सूची दे रखी थी, ये सूचना के आधार सबसे इजी टॉपिक यही पड़ता है। एससीटी के अंदर 2 नंबर लेके जाएगा। फुल फॉर्म वगैरह पूछ जाती है, उत्पत्ति सिद्धांत वगैरह यहाँ से आते हैं आपके आधार से। सूचना जो सारे के सारे टॉपिक आपकी जो पढ़ रहे हैं वो आपकी सूचना यानी प्रौद्योगिकी उपकरण यानी आईटी टूल्स की बात करते हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स की बात करते हैं। तो ये आपके सारी इसी में आपके पेज नंबर 40 तक। और ये देखो यहाँ पर दे रखा है पार्ट सेकंड, जो आपके 22 से लेकर 40 तक आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो इन नंबरों के अंदर, और आपको ये पूरे पेपर क्लीन पेपर भी मिल जाएंगे। यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन दोस्तों को आप संपर्क कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, डिपेंड करता है। और बाकी ये दोनों टॉपिक आपके माइनर टेस्ट 12 के अंदर है, लास्ट टॉपिक यानी लास्ट इस बुकलेट के। और आपके ये विगत परीक्षा के पूछे हुए क्वेश्चन भी इन्हीं के साथ हम मेजर टेस्ट 3 के लिए करेंगे। एक बार रिवीजन करेंगे, मेजर टेस्ट 3 में आपकी पूरी बुकलेट वापस आएगी। तो मेजर टेस्ट 3 में आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके रीट के अंदर पूछे गए, इसके अंदर जो दिए हुए हैं ना, वो सारे के सारे रीट में पूछे हुए क्वेश्चन है विभिन्न पारियों के अंदर, वो आपके मेजर टेस्ट 3 के लिए करेंगे। तो ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी। एक तरह से तरीका होता है जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, आज के टॉपिक में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, आपका टारगेट क्या है। तो इन चीज़ों का आपको सबसे पहले यही पता होता है कि टारगेट डिसाइड कीजिए। लाइब्रेरी बैच में सबसे पहले बताया जाता है कि इस टॉपिक को पढ़ना है, ये आपका टारगेट है। फिर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, फिर इस टॉपिक के टेस्ट होते हैं, फिर उस टॉपिक को शाम को 7 बजे बाद में उसका एनालिसिस होता है। तो आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाती है। देखिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपको शेयर करना भी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बोलिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी एक बात करें आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। आप देखो यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर देखा है, आपकी सॉफ्टवेयर यदि पढ़ा है, जिन दोस्तों ने सॉफ्टवेयर टॉपिक किया है, तो सॉफ्टवेयर हमने कितने प्रकार के पढ़े, 2 प्रकार के, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और फिर उसी के अंदर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और आपकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था, कौन सी में, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले पढ़ी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ भाई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मैं दोबारा एक बार बोल देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होता है जो यूजर की विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, प्रस्तुति देना, डेटा विश्लेषण करना आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप। तो बात कर लेते हैं, एक बार दोबारा समझते हैं हर टॉपिक को। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने क्या बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वह बताया था, यह वह सॉफ्टवेयर होता है, यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर जो कंप्यूटर हार्डवेयर वह यूजर के बीच सेतु का कार्य करता है, यूजर के बीच सेतु का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है।
ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर हार्डवेयर व यूजर के बीच हेतु कार्य कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है रीट के अंदर, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने इसको। फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ आपको साथ साथ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो आपके एमएस ऑफिस के अंदर काम आता है। अब एमएस ऑफिस के मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब क्या हो गया आपका, कैसा सॉफ्टवेयर है ये, देखो ये यूजर की जो आपकी विशिष्ट आवश्यकता है ना, आपकी यूजर की आवश्यकता है, शॉर्ट लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम, शॉर्ट नोट्स के अंदर यूजर की आवश्यकता की बात करते हैं। जैसे आपकी कौन सा हो गया आपका यूजर की आवश्यकता, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना। इसके अलावा बात करिए आपकी जैसे प्रस्तुति देना, ये सब काम किससे होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होते हैं। डेटा विश्लेषण करना, ये भी किसी होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होता है। जैसे आपके एमएस ऑफिस श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे आपकी एग्जांपल के तौर पर बात करें तो एमएस वर्ड हो गया आपका, इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। एक्सेल हो गया आपका, जो आज आपके एग्जाम के अंदर है सारे सारे, और पावर पॉइंट हो गया आपका। देखो मैंने वहाँ पर भी बताया था, कल अपनी क्लास हुई थी आपकी, कल नहीं हुई थी आपकी आईसीटी की, परसों क्लास हुई थी। तो परसों की क्लास के अंदर मैंने आपको सारे सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे शब्द लिखे थे। एक बार आपका दोबारा रिवीजन हो गया। तो हमारा ये तो है, ये तो पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। अब देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दे रखा है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के रखरखाव सुरक्षा से जुड़े होते हैं। ये तो क्या करता है आपका, रखरखाव करता है सिस्टम को, रखरखाव ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था मैंने, और बस सुरक्षा, ठीक है। जैसे आपके एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, ठीक है, फाइल कंप्रेशन टूल, ये सारे किस्में आते हैं अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलपमेंट करने के लिए उपयोग आता है, ठीक है। जिसमें हमने देखा था भाषाएं पढ़ी थी हमने, भाषाएं पढ़ी थी हमने, जैसे आपकी C++ भाषा देखी थी हमने, जावा भाषा देखी थी आपकी, ठीक है, पाइथन देखी थी। देखो पाइथन को तो डिटेल से बताया था मैंने, क्योंकि पाइथन से लास्ट टाइम क्वेश्चन बताया हुआ था, तो पाइथन भाषा को तो मैंने डिटेल से बताया था, और इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो पहले क्लास देखना बहुत ही जरूरी था, मैंने बताया था कि प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे, तो पहले वाली क्लास से आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत डाटाबेस बनाने और प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत डाटाबेस बनाने और प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है भैया, बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके, ऑप्शन दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एसेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो डाटाबेस बनाने और प्रबंधन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपके माइक्रोसॉफ्ट एसेस का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके संस्थापक कौन है। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपका, एमएस ऑफिस के संस्थापक कौन है। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है दोस्त, संस्थापक आपके बिल गेट्स एंड प्यूल एलन, बिल गेट्स एंड प्यूल एनल, तो याद होना चाहिए आपको। आप देखो हमें पूछा कि डाटाबेस और बनाने और प्रबंधन कार्य तो एमएस एक्सेल हो गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किस में आता है, तो इसमें आता है आपका एक्सेल का उपयोग किया जाता है आपका आंकड़ों की विश्लेषण, आंकड़ों की विश्लेषण, तालिका बनानी, तालिका बनानी। जिनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह है उन सबको ये पता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उनके किस काम में आता है, तो आंकड़ों के विश्लेषण में, तालिका बनाने में, और ग्राफ तैयार करने में काम आता है, ग्राफ तैयार करने में, ठीक है। यानी डेटाबेस नहीं बल्कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है ये, सॉफ्टवेयर की बात करें तो कैसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा ये, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिसके अंदर क्या क्या काम किया जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण, तालिका बनाने और ग्राफ तैयार करने का काम किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग दस्तावेज, पत्र, रिपोर्ट लिखने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो किस प्रकार का है ये सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपको, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है,
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, गलती भी हो सकती है इंग्लिश थोड़ी सी। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, कैसा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। और इसका उपयोग किस में आता है आपका, इसके उपयोग की बात करें दोस्त, तो इसका उपयोग किया जाता है आपका दस्तावेज पत्र और रिपोर्ट लिखने के लिए, दस्तावेज पत्र और रिपोर्ट लिखने के लिए, दस्तावेज पत्र और रिपोर्ट लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। डाटाबेस बनाने और प्रबंधन करने में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की बात करें तो आउटलुक किस काम में आता है दोस्त, यह आता है आपका ईमेल भेजने, कैलेंडर और मीटिंग प्रबंधन के लिए, ईमेल भेजने। देखा होगा आपकी आपने ईमेल के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का एक ऑप्शन मिलता है, आपका मिलता है कि नहीं मिलता, और ये चीज़ें आपको दैनिक उपयोग में काम आती है, मिलता है कि ना। ईमेल भेजने, ठीक है, कैलेंडर, कैलेंडर और मीटिंग प्रबंधन के लिए किया जाता है, प्रबंधन। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ली, कौन सा भी ऑप्शन आ जाए आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत डाटाबेस बनाने और प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किस में किया जाता है, आंकड़ों के विश्लेषण, तालिका बनाने और ग्राफ तैयार करने में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किया जाता है क्या, दस्तावेज पत्र रिपोर्ट लिखने के लिए, ठीक है। दस्तावेज पत्र और रिपोर्ट लिखने में किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ईमेल भेजने, कैलेंडर और मीटिंग प्रबंधन में किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किया जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तो उसका प्रेजेंटेशन बनानी है, स्लाइड शो में किया जाता है, तो सारे और कर लो। जैसे आपके अन्य की बात करें तो उनको भी लिख लेते हैं साथ साथ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करते हैं हम, पावर पॉइंट, तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, आपका प्रेजेंटेशन में। बार बार पूछा गया था, लास्ट टाइम यही पूछा गया था, प्रेजेंटेशन बनाना या आपकी स्लाइड शो, स्लाइड शो। तो ये लास्ट टाइम पूछा गया था क्वेश्चन, कब पूछा गया था, आपके लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा आपके एक होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, एक क्या होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वन नोट भी आता है आपका। इसका उपयोग किसमें आता है, आपका नोट्स बनाने में, अरे नोट्स बनाने में काम आता है ना नोट्स, ये तो आप समझते हो, आपके सभी के आता है आपका। एक आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की बात करें तो ये किसमें आता है आपका, कार्ड पोस्टर जैसी डिजाइन बनाना, कार्ड की या पोस्टर की डिजाइन बनाने में, डिजाइन बनाने में। तो ये सारे सारे एक साथ ही मैंने करवा दिए ताकि आपको कोई भी, मान लीजिए आज ये पूछा है, अन्य अदर पूछ लिया आपके एग्जाम के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो एक बार फिर से याद कर लेते हैं दोस्तों आपके लिए ही। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसका उपयोग किसमें आता है, डाटा बनाने और प्रबंधन करने में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसका उपयोग होता है आपका आंकड़ों के विश्लेषण, तालिका बनाने और ग्राफ तैयार करने में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका उपयोग होता है आपका दस्तावेज पत्र और रिपोर्ट लिखने में, किसमें होता है आपका दस्तावेज पत्र और रिपोर्ट लिखने में। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, इसका उपयोग होता है आपका ईमेल भेजने, कैलेंडर और मीटिंग प्रबंधन के लिए, किसमें ईमेल भेजने, कैलेंडर और मीटिंग प्रबंधन में किसका होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर होता है। एमएस पावर पॉइंट है, इसका उपयोग होता है आपके प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, यानी स्लाइड शो के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। जैसे आपकी बात करें जो भी क्वेश्चन वगैरह है स्लाइड के ऊपर आपको पढ़ाया जाता है ना, उसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के द्वारा तैयार किया जाता है। एमएस वन नोट है, जिसमें आप नोट्स वगैरह बनाते हो, आप सभी के टैबलेट वगैरह में भी नोट होगा, ठीक है। एमएस पब्लिशर है, जैसे कार्ड पोस्टर डिजाइन जैसे बनाने में। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बार बार, तो यहाँ पर याद होनी चाहिए आपको दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ऑफिस 360 सॉरी ऑफिस 365 यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट 365 मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पर आधारित है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित है क्या। एआई तो ऐसी तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आपकी कृत्रिम बुद्धि जो मानव जैसी सोच और निर्णय क्षमता रहती है, लेकिन आपकी बात करें इसमें मूल रूप से इस पर आधारित नहीं है, तो ये तो नहीं होगा आपका, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस पर आधारित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भाई माइक्रोसॉफ्ट 365 मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव और टीम्स जैसे ऐप इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर पर सेव होते हैं, जिसमें काम आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे बात करें, जैसे ऑफिस से 365 माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑनलाइन एडवांस वर्जन है। कैसा ऑनलाइन वर्जन है आपका, जिसके अंदर आपकी बात करें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं आपको, तो सारे के सारे सेव होते हैं, जैसे ऐप वगैरह डाउनलोड वगैरह करते हैं ना वो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो ये आपके वीआर का उपयोग किसमें किया जाता है, 3D अनुभव के लिए। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपके 3D अनुभव के लिए किया जाता है, 3D अनुभव में। ये आप जैसे आपकी द बाहुबली एपिक आई है आपकी, जैसे मूवी आपकी जो रिपीट हुई है, तो आप देखोगे उसको 3D वर्चुअल यानी आपकी वर्चुअल रियलिटी के रूप में इसको यूज किया गया है, यानी प्रेजेंटेशन उसमें सुधार किया गया है अच्छे से। ठीक है, देख ली होगी अभी तक आप लोगों ने, देख लेना उसको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें आपकी, तो इसका उपयोग किसमें आता है आपका, जैसे आपके ब्लॉकचेन का उपयोग सुरक्षित डिजिटल लेन देन में किया जाता है। किसमें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन में डेटा रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। मैं लिख देता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है, ताकि आप रिपीट भी करो तो आपको याद हो जाए। तो इसका उपयोग किसमें आता है आपका, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किसमें आता है, तो इसका उपयोग किया जाता है आपकी डिजिटल लेन देन और डेटा रिकॉर्डिंग के लिए, और डेटा रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है, किया जाता है। और ये आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 में प्रयुक्त नहीं होता है, ये अलग ही होता है आपका। वर्चुअल मैंने बता दिया, आपके वर्चुअल जो रियलिटी है वो 3D अनुभव के लिए होता है, जैसे आपके वर्चुअल वातावरण की बात करें उसके लिए होता है। क्लाउड आपकी कंप्यूटिंग में किसका उपयोग किया जाता है, आपके आधारित सेवा आपकी ऑप्शन नंबर 2 यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 जो आपकी MS एक्सेल, फिर से बता देता हूँ, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन ड्राइव, टीम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी सेव रहती है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। आजकल तो मोबाइलों में के अंदर भी, जैसे हम साधारण भाषा में समझे, क्लाउड का उपयोग किया जाता है आपके जो डाटा है आपका उसको सेव करने के लिए। डाटा जैसे फोटो वगैरह है वो आपका उसमें सेव कर सकते हो, साधारण सरल सी भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड में एक नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। MS वर्ड में जो एक नई फाइल होती है उसका जो डिफ़ॉल्ट नाम है वो क्या होता है, न्यू फाइल। क्या होता है भाई आपका, न्यू फाइल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका document1। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका अनटेल्ड। चौथा ऑप्शन दे रखा है वर्ड फाइल 1। देखो सबसे पहले बात करें न्यू फाइल, तो ये सामान्य से नाम है आपका, कैसा आपका सामान्य। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफ़ॉल्ट में इस नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट फाइल है इसमें आपकी न्यू फाइल का नाम से कोई फाइल नहीं होती है आपकी, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका document1 के नाम से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि MS वर्ड में एक नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, document1। आप देखते हो ना कंप्यूटर के अंदर, आप जब भी देखते हो डॉक्यूमेंट नाम होता है आपका, document1, document2, document3, इस प्रकार से नाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके आप दूसरी फाइल बनाना चाहते हो तो फिर document2 आएगा, तीसरी बनाना चाहते हो तो document3 आएगा, आदि नाम आपको देखे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। एंटिलिट की बात करें, डिफ़ॉल्ट है कुछ, जैसे नोटपैड एक्स टेक्स्ट एडिटर में आपका एंटिलिट में देखते हो आप ऐसे नाम लिखा हुआ आता है आपका। जब आप ये नोट में जाते हो आप नोट्स में, तो आपका ऐसा नाम लिखा हुआ मिलता है ना आपको, ऊपर की तरफ देखा करो, ये नाम आपको देखने को मिलता है नोट्स के अंदर। किसमें, नोटपैड के अंदर। जहाँ आप नोट वगैरह लिखते हो, नोटपैड जैसे सैमसंग का वाला देख लो, वहाँ पर आपको एंटिलिट लिखा हुआ आएगा आपके, जैसे फ़ोन के अंदर भी देख सकते हो। वर्ड फाइल क्या होता है, ये कोई वेद, ये तो आपका नाम भी नहीं है आपका, कोई वेद नाम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। तो MS वर्ड की बात करें, इसको किस कंपनी ने विकसित किया है, भाई किस कंपनी ने विकसित किया है इसको। कंपनी की बात करें तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। कौन सी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित। सीधा किसी पूछे कि MS वर्ड को किसने विकसित किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपकी इसके द्वारा विकसित किया गया है। एक आपके कैसा सॉफ्टवेयर है भाई, MS वर्ड है, ये सॉफ्टवेयर कैसा है, यानी OS कैसा है आपका, सॉफ्टवेयर कैसा है आपका, तो ये सॉफ्टवेयर आपका वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
किस सॉफ्टवेयर आपके वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सीधा पूछ लिया कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंदर आता है आपका MS वर्ड, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि किस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है, जिसमें एक क्वेश्चन था आपका जिसमें MS वर्ड था। इसके अलावा MS एक्सेल वगैरह आपकी सारी किस्में आती है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, सीधा पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें आपके MS वर्ड के में आपके प्री डिफाइंड सेटिंग, यानी पहले से परिभाषित सेटिंग है, आने वाली फाइल को टेम्पलेट फाइल कहा जाता है। इसके अंदर बात करें आपके जो MS वर्ड है आपके, इसके अंदर जो आपके पहले से परिभाषित के साथ आने वाली फाइल को टेम्पलेट फाइल के नाम से जाना जाता है। जो आपकी प्री डिफाइंड सेटिंग है आपकी, सेटिंग है, इस प्री डिफाइंड सेटिंग के साथ जो आने वाली फाइल है, आने वाली फाइल है, तो इस फाइल का नाम क्या होता है, इस फाइल का नाम किस नाम से जाना जाता है, तो इसे टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, टेम्पलेट के नाम से, टेम्पलेट फाइल के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद कर लेना। सीधा पूछ ली कि MS वर्ड के अंदर प्री डिफाइंड सेटिंग के साथ आने वाली फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट बना है उसी प्रकार से आपको टेम्पलेट फाइल भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हर चीज़ को बारीक से हम समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार का मुख्य कार्य क्या है। भाई MS वर्ड है, उसमें टूल एक्सेस टूल बार का मुख्य काम क्या है, वर्तमान दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करना। बताओ ये है क्या, वर्तमान दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करना। दूसरा है आपका दे रखा है आपका बार बार उपयोग में ले जाने वाली कमांड को प्रदर्शित करना। क्या क्विक एक्सेस टूल बार का ये काम है। तीसरा दे रखा है नई फाइल खोलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बार बार उपयोग में की जाने वाली कमांड्स को प्रदर्शित करने का काम किसका है आपका, क्विक एक्सेस टूल बार का मुख्य काम है। वर्तमान दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करना, ये किसका उपयोग काम है। भाई ये काम कौन करता है आपका, ये काम कौन करता है, तो ये करता है आपका टाइटल बार। कौन करता है आपका, टाइटल बार करता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइटल बार। नई फाइलें खोलने का उपयोग किस किया जाता है, तो नई फाइल आपके क्योंकि नहीं है, आपकी फाइल ओपन होता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का उपयोग, तो फाइल मेनू में प्रिंट होता है, फाइल मेनू में प्रिंट में होता है ये, क्योंकि एक्सेस टूल बार का इसका काम नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इसमें कमांड बात करें, कमांड प्रदर्शित करता है। जैसे आपकी बात करें कौन कौन सी, जैसे प्रमुख कमांड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। प्रमुख कमांड्स वो कौन सी है, जैसे आपको सेव करना है, जैसे कोई फाइल आपको तो सेव करना आपको, तो इस सेव करने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल+S दबाएंगे। ठीक है, ये याद कर लेना। सीधा पूछा जाता है कि कोई किसी फाइल को सेव करने के लिए किस की कुंजी का या कीबोर्ड में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल+S का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कमांड की बात करें तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा जैसे आपकी अंडो, जो फाइल डिलीट हो गई उसको वापस लाने के लिए अंडो की बात करें तो कंट्रोल+Z का उपयोग करते हैं। किसका, कंट्रोल+Z जेड का उपयोग करते हैं। रीडो के लिए जो कमांड है, प्रमुख कमांड की बात करें रीडो, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम, कंट्रोल+Y का उपयोग करते हैं। तो आपकी ये कुंजिश आपको याद होनी चाहिए। सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, MS वर्ड में रोलर बार का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। लो एक क्वेश्चन और आ गया आपका। तो रोलर बार का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका दस्तावेजों के पृष्ठों की संख्या प्रदर्शित करना। तो ये दस्तावेजों के जो पृष्ठों की संख्या प्रदर्शित करना, ये कार्य किसका है भाई, ये कार्य तो आपके स्टेटस बार का है। किसका काम है, आपके स्टेटस बार का। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दस्तावेज के पृष्ठों को प्रदर्शित करने का कार्य कौन करता है, आपका स्टेटस बार करता है। कौन करता है दोस्त, स्टेटस बार करता है, याद कर लेना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका दस्तावेजों में मार्जिन एवं एलिजमेंट निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपके रूलर बार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा होगा ऊपर की ओर जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपका हॉरिजॉन्टल रूलर बार का। जैसे ऊपर की ओर जाना है आपको, ऊपर की ओर जाना है तो किसका उपयोग किया जाता है आपका, तो आपका किया जाता है आपके हॉरिजॉन्टल
रूलर बार का, और आपको बाईं ओर जाना है, बाईं ओर जाना है आपको, तो किस रूलर बार का उपयोग किया जाएगा? आपका वर्टिकल रूलर बार का उपयोग करोगे आप। रूलर बार का उपयोग करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी बात करें दस्तावेज में मार्जिन सेट करने, पैराग्राफ की अलाइनमेंट तय करने एवं टेब स्टॉप लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके रूलर बार का उपयोग किया जाता है। देखो अब बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जो आपके जैसे ये वाला पर्सन है, ये कैसा आपका एक बोल्ड अक्षर के अंदर है, ठीक है। जो पर्सन लिखा हुआ वो कैसा आपका बोल्ड है, ठीक है। और जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो आपके साधारण शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। यानी मोटा करने के लिए बात करें साधारण भाषा में, बोल्ड या इटैलिक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों बताओ? तो रिबन टेप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है इसमें? रिबन टेप द्वारा, किसी द्वारा किया जाता है आपके रिबन टेप, डबल भी आता है इसमें, रिबन टेप द्वारा। तो एक कार्य इसका है। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग त्रुटियों को दिखाने के लिए इसको में किस किया जाता है? इसमें भी आपका स्टेटस बार द्वारा किया जाता है, ठीक है। रिव्यू टेप का उपयोग किया जाता है, वैसे देखिए स्टेटस बार, बार का कार्य, या आप रिव्यू टेप का भी कार्य है आपका, रिव्यू टेप भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। जो स्पेल चेक फीचर के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के अंदर इन चीज़ों के बारे में हमने साथ साथ देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। MS वर्ड 2010 में फाइल मेन्यू का मुख्य कार्य क्या है? देखो सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फाइल मेन्यू का मुख्य कार्य क्या है? टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करना किस में आता है? आपका फॉर्मेट ऑप्शन आता है, ये तो अलग हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। दस्तावेज से संबंधित कार्य जैसे नया बनाना, खोलना, सहेजना या प्रिंट करना किसका काम है? आपके फाइल मेन्यू का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कुछ कमांड्स होती हैं उनको याद करते हैं, जैसे हम कमांड्स की बात करें, इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ। कुछ कमांड्स होती हैं, तो कमांड्स की बात करें दोस्त, जैसे नई फाइल बनाना, आपको नई फाइल बनाना, याद कर लेना। नई फाइल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्त? Ctrl+N का उपयोग किया जाता है, Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। जैसे पुरानी फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे आपकी Ctrl+O का उपयोग किया जाता है। जैसे बात करें परिवर्तन सहेजना, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? आपके कंट्रोल के साथ किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? एस का उपयोग किया जाता है। नई, इसके अलावा एक दो कुंजी और है जो आपकी बार बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, जैसे आपकी नई कॉपी बनाना, नई कॉपी बनाना, नई कॉपी बनाना। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है दोस्त? इसके अंदर किया जाता है आपकी F12 का, किसका कुंजी? आपकी F12 है, ठीक है। ये भी हमने कल पढ़ लिया था। देखो कल हमने जो क्लास ली थी ना पीछे, तो वो चीज़ें आपको याद है, तो आप इन आदमी बात करें, जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, 1 मिनट। इन कुंजियों के अंदर आपको इन कुंजियों का पता चल जाएगा कि F12 का क्या काम था, Ctrl+N का क्या काम था, Ctrl+O का क्या काम था। तो ये चीज़ें हमने कल की क्लास में देखी थी आपके। इसके अलावा बात करें जैसे आपकी दस्तावेज प्रिंट करना, Ctrl+P, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगा। तो ये आपके मैंने सारा नया बनाना, तो Ctrl+N बताना है। खोलना तो Ctrl+O का उपयोग करना है। सहेजना तो Ctrl+S का उपयोग करना है। प्रिंट करना तो ये प्रिंट करना एक जाएगा, तो आपका Ctrl+P का उपयोग आपको करना हुआ है, ठीक है। तो इनका काम भी आपको पता होना चाहिए, और इनके लिए जो कुंजियाँ उपयोग की जाती है ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट में चित्र या टेबल जोड़ना, तो ये किसका काम है? इंसर्ट टैब का काम है। किसका कार्य है ये? आपके इंसर्ट इंसर्ट टैब। पैराग्राफ की अलाइनमेंट बदलना, अलाइनमेंट किस में बदला जाता है दोस्तों? बताओ भाई। पैराग्राफ ग्रुप का क्वेश्चन नहीं है आपके, पैराग्राफ क्वेश्चन अभी आगे आएगा, देखना वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आप किसी मान लीजिए आप किसी टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल, साइज और रंग को वैसा ही दूसरे टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं। इसके लिए आप कौन सा टूल का उपयोग करेंगे? क्लिप बोर्ड का उपयोग करोगे, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करोगे,
पेस्ट स्पेशल का उपयोग करोगे या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करोगे? तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ कमेंट के अंदर बताना फटाफट। तो किसका उपयोग करोगे? देखो पहले बात करते हैं आपके क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड का उपयोग तो किस में आता है? जैसे इसका उपयोग तो किस में किया जाता है आपका? क्लिप बोर्ड का उपयोग किया जाता है जैसे आपकी कट कॉपी और पास्ट पेस्ट में। इसका उपयोग किया जाता है आपकी कट कॉपी पेस्ट में। जैसे कुंजी लिखने की आवश्यकता है क्या? कुंजिया भी लिख देता हूँ साथ साथ। जो कट के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं हम? कंट्रोल+X का उपयोग करते हैं, कंट्रोल+X का उपयोग करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल+C का उपयोग करते हैं हम, कंट्रोल+C का उपयोग करते हैं। पेस्ट के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल+V का उपयोग करते हैं, कंट्रोल+V का उपयोग करते हैं। कुंजिया पूछी जाती है साथ साथ, इसलिए मैं साथ साथ लिखा रहा हूँ आपको। फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है क्या? तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? देखो फॉन्ट स्टाइल साइज और रंग को वैसा ही दूसरे टेक्स्ट पर लगाना चाहते हैं तो क्या किसका उपयोग करते हैं हम? फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस क्लिक करने से माउस पॉइंटर एक पेंट ब्रश के रूप में बदल जाता है। पेस्ट स्पेशल, तो ये फीचर विशेष रूप से पेस्टिंग के लिए होता है, जैसे केवल वैल्यू या केवल फॉर्मेट, सीधे फॉर्मेट नहीं होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो इसका क्या होता है आपका? टेक्स्ट की स्टाइल मैनुअली बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका किस में किया जाता है? आपके टेक्स्ट की स्टाइल बदलने के लिए मैनुअली बदलने के लिए। जैसे कभी आप बोल्ड में उपयोग करते हो, कभी आप इटालिक में उपयोग करते हो, कभी आप अन्य कोई फॉन्ट है उसके अंदर उपयोग करते हो। तो ये किस में आता है? आपके सारे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आपके सारे शब्द आपको मिल जाते हैं। आपने चेंज किया होगा आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को सामान्य पंक्ति से ऊपर उठाकर छोटा प्रदर्शित करने के लिए कौन सा फॉन्ट इफेक्ट प्रयोग किया जाता है? सब स्क्रिप्ट, स्टैक थ्रोट, सुपर स्पीड, हाईलाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सुपर स्क्रिप्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सब स्क्रिप्ट है, इसका तो क्या उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट को नीचे की ओर ले जाने के लिए, भाई छोटा दिखाने के लिए। इसको तो देखो ऊपर की ओर प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन इसका उपयोग किसमें किया जाता है आपका? इसको उपयोग किया जाता है, लिख देता हूँ यहाँ पर साथ ही, टेक्स्ट को नीचे की ओर, टेक्स्ट को नीचे की ओर दिखाने के लिए सीधा उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे शॉर्टकट की बात करें, कंट्रोल+ कोई उदाहरण हो, जैसे S2 का उदाहरण ले सकते हैं हम। यदि साइंस की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? S2 लिखना है तो यहाँ 2, जैसे 2 सब स्क्रिप्ट है। जैसे हम S2 लेते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, देखो S2, तो ये 2 नीचे की ओर लिखा ना, ये नीचे की ओर 2 लिखा है। तो ये किसके उपयोग से लिखा जाता है? ये सब स्क्रिप्ट से लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर भी हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जैसे आपकी 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर ये लिखा है ना, तो इसमें किसका किया जाता है? आपका सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है छोटे छोटे, मैंने सोचा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो याद होंगे ऐसे एग्जाम्पल लंबे तौर तक। हाईलाइट आप सभी को पता है, हाईलाइट का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, रंगीन पृष्ठभूमि बनाने के लिए, यानी जो इंपॉर्टेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसको रंगीन पृष्ठभूमि के लिए आप भी करते हो हाईलाइट, रंगीन पृष्ठभूमि में। तो चीज़ें तो आप, जैसे कुछ चीज़ें तो आप दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हो, तो ये चीज़ें आप समझ जाओगे। ठीक है, और स्ट्राइक बात करें, इसका उपयोग किया जाता है आपके एक क्षैतिज रेखा के उपयोग के लिए। स्ट्राइक के उपयोग किसमें किया जाता है? कि क्षैतिज, एक क्षैतिज क्रॉस लाइन की बात करते हैं, रेखा डाल देता है जिससे पता चलता है कि टेक्स्ट हटाया गया है या रद्द किया गया, डाल देता है। ठीक है, तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके स्ट्राइक थ्रोट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। MS वर्ड में पैराग्राफ के कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? बताओ भाई, MS वर्ड में पैराग्राफ के कितने अलाइनमेंट होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? बताओ भाई, फास्ट फास्ट बताओ कमेंट के अंदर।
तो कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 4। कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अलाइनमेंट आप लिख लेना साथ साथ। लेफ्ट अलाइनमेंट पहला। दूसरा होता है आपका, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है कुंजी? Ctrl+L का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है आपका राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक है। इसमें किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। चीज़ें आप समझ जाओगे। तीसरा अलाइनमेंट कौन सा आपका? तीसरा जैसे सेंटर है, सेंटर अलाइनमेंट, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? आपकी Ctrl+E का, Ctrl+E का उपयोग किया जाता है। चौथा जैसे चौथा अलाइनमेंट कौन सा आपका? जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट। टीम की लगाओ भाई, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट लिख रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर क्या किसका उपयोग करेंगे हम? Ctrl+J का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इनकी कुंजियां भी आपको साथ साथ याद होनी चाहिए, किस कुंजी का उपयोग किसमें किया जाता है। तो ये आपकी पूछा गया एक क्वेश्चन है कि MS वर्ड में पैराग्राफ में कितने अलाइनमेंट होते हैं? तो 4 होते हैं। चारों लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा, समझेंगे नहीं क्वेश्चन? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, MS वर्ड के एडिटिंग ग्रुप में निम्न में से कौन सी कमांड शामिल है? आप देखो, पूछ लेना अच्छा क्वेश्चन। MS वर्ड के एडिटिंग ग्रुप में निम्न में से कौन सी कमांड शामिल है? कट, कॉपी, पेस्ट। ये भी देखो मैंने अभी बताया था आपको। कट, कॉपी, पेस्ट किसमें शामिल था आपका? बताओ भाई, कट, कॉपी, पेस्ट किसमें शामिल था? अभी पीछे करवाया था मैंने, कट, कॉपी, पेस्ट। अब आपको कमेंट में बताना है कट, कॉपी, पेस्ट किसमें था? क्लिप बोर्ड में शामिल था। किसमें? क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में शामिल थी कौन सी? कट, कॉपी, पेस्ट। जैसे मैंने बताया था, Ctrl+X कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। किसी कौन से ग्रुप में आता है? आपके होम टैब के अंदर आता है वैसे देखे तो। फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडिटिंग ग्रुप में क्या होता है आपका? फाइंड यानी Ctrl+F, किसी शब्द या वाक्यांश को ढूंढने के लिए किया जाता है। फाइंड का उपयोग किसमें किया जाता है? किसी शब्द या वाक्यांश को ढूंढने में किया जाता है। और किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+F का। कुंजी की बात करें फाइंड में, यहाँ लिख देता हूँ अलग ही, तो इसमें उपयोग किया जाता है Ctrl+F, ठीक है। दूसरे आपकी रिप्लेस दे रखी है। रिप्लेस किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए। आप देखो इंग्लिश की हिंदी तो आप कर ही सकते हो। रिप्लेस का मतलब क्या गया? किसी शब्द को दूसरे शब्द के से बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके रिप्लेस का उपयोग किया जाता है, यानी रिप्लेस। तो किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+H का उपयोग किया जाता है। किसका? Ctrl+H। ये कुंजी याद करना दोस्तों साथ साथ। तीसरा की जैसे बात करें गो टू, गो टू दे रखा है आपका, गो टू। तो इसमें क्या जाता है आपका? सिर्फ किसी पेज या लाइन या बुकमार्क पर ले जाने के लिए, किसी पेज, लाइन या बुकमार्क पर ले जाने के लिए किसका उपयोग होता है आपका? गो टू। जैसे Ctrl+G, Ctrl+G। इसके अलावा आपकी बात करें एक और होता है आपका सेलेक्ट ऑल का उपयोग भी किया जाता है आपका। इसके अंदर एक कमांड कुंजी आती है कौन सी आपकी? सेलेक्ट ऑल। वो भी कौन सी में आती है? एडिटिंग ग्रुप के अंदर ही आती है। आपने देखा होगा सारे के सारे एक साथ को चयन कर लो, एक साथ चुन लो, एक साथ सेलेक्ट कर लो, सारे जब एडिटिंग के काम में आती है आपकी, तो इसके उपयोग किया जाता है आपकी Ctrl+A का। ये सारी याद कर लेना दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखो, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ठीक है। ये सारे कैसे आपके? फॉन्ट है, फॉन्ट ग्रुप में आती है आपके। फॉन्ट आपके कैसे? आपके फॉन्ट। MS ग्रुप में बात करें आपकी जो फॉन्ट क्लिबेरी है, उसके अंदर सारे सारे आते हैं। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन आपने देखे होंगे। इंसर्ट, टेबलेट, टेबल की बात करें तो ये भी आपकी। तो ऑप्शन नंबर हमें पूछा था एडिटिंग ग्रुप में कौन से शामिल है? तो फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज ग्रुप का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? देखो सीधे क्वेश्चन आपके, MS वर्ड में पेज ग्रुप का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। किसमें? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका पेज लेआउट के लिए। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका कवर पेज, ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक सम्मिलित करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। देखो पेज टेक्स्ट बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सभी चीज़ें हम बात करते हैं कवर पेज। जैसे आपकी बात करें कवर पेज का उपयोग किस में करते हैं हम? दस्तावेज की शुरुआत में टाइटल पेज जोड़ने के लिए,
पहला पेज होता है जिसमें टाइटल पेज जोड़ते हैं, वो कौन सा पेज कहलाता है? कवर पेज कहलाता है। ब्लैंक पेज कौन सा होता है? नए खाली पेज जोड़ने के लिए ब्लैंक पेज होता है आपका। आप पहले एक पर प्रेजेंटेशन करते हो, फिर आप सोचते हो कि खाली पेज लेके आते हैं आप, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका ब्लैंक पेज हो जाएगा, यानी खाली पेज। ठीक है। पेज ब्रेक, एक पेज को अगले पेज से अलग करने वाला कौन सा हो जाएगा? आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूँ आपको, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। आप देखो मैं खाली पेज लेना चाहता हूँ, ब्लैंक पेज, तो ये ब्लैंक पेज हो गया। और आप देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? आपका जुड़ रहे हैं ना दोनों पेज। ठीक है, वापस डिलीट कर देता हूँ इसको। खाली पेज जो लिया है हमने, ये देखो ब्लैक, देखो दोनों के बीच में देखो ब्लैक पेज, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है आपका? बताओ भाई, पेज ब्रेक। तो ये जगह है ना, ये पेज ब्रेक का काम कर रही है। तो हर चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझ के आधार पर याद करते हैं तो लंबे दौर तक याद होते हैं वो सब चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। MS वर्ड में लिंक्स ग्रुप का मुख्य उपयोग किसमें किया जाता है? बताओ भाई, लिंक्स ग्रुप में देखो टेक्स्ट को बोल्ड, टाइटल को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। बताओ भाई, ये तो आपके फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। मैंने अभी बताया तो सारे क्या आपके फॉन्ट, तो ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। डॉक्यूमेंट में चित्र और टेबल जोड़ने के लिए, बताओ भाई, तो ये भी नहीं। इसे किस में किया जाता है? इसका उपयोग किस में किया जाता है, यानी कौन से ग्रुप का ये? इंस्ट्रक्शन, जो आपकी बात करें इंस्ट्रक्शन है आपका, या इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में आता है आपका। स्पेलिंग था आपका ILLUSTRATONS ग्रुप। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिंक ग्रुप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू का उपयोग किया जाता है। इसमें तो फाइल मेन्यू का एक आपका प्रिंट किस में आते हैं? फाइल मेन्यू के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MS वर्ड में हेडर और फुटर से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, कौन सा कथन सही है? यह आपको बताना है। हेडर और फुटर से संबंधित पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो आपका, हेडर और फुटर केवल पहले पेज पर जोड़े जा सकते हैं। हेडर और फुटर का उपयोग प्रत्येक पेज पर समान टेक्स्ट या जानकारी दर्शाने हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो जैसे बात करते हैं आपके हेडर फुटर उपयोग किसी डॉक्यूमेंट हर पेज के ऊपर समान जानकारी, जैसे पेज नंबर, डेट, टाइटल। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे आपके पेज नंबर हो गया आपका, पेज नंबर हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपकी बात करें डेट हो गया आपकी, टाइटल हो गया आपका, क्या हो गया आपका? टाइटल हो गया। ठीक है, या ऑथर नेम हो गया आपका। तो ये काम किसके? सारे के सारे फुटर और आपके फुटर के हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब की बात करें, आपका डिफॉल्ट रूप से हेडर और फुटर का मार्जिन कितना होता है आपका? इनका मार्जिन याद कर लेना, नोट लगा के, इंपॉर्टेंट है। मार्जिन जिनकी बात करते हैं हम, तो ये कितना होता है दोस्त? आपकी 0.5 इंच होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऑप्शनों की यदि बात करें, यदि ऑप्शन की व्याख्या करें, देखो देखो आपके हेडर केवल पेज मेकर, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सभी पेज लगाए जा सकते हैं, केवल पेज को जोड़े नहीं, सभी पेज लगाए जा सकते हैं। देखो ग्राफिक्स दे रखा है, तो टेक्स्ट और पेज जानकारी दोनों जोड़ सकता है, केवल ग्राफिक्स नहीं। डॉक्यूमेंट के बीच वाले भाग दिखाई देते नहीं। डॉक्यूमेंट के ऊपरी और निचले भाग होते हैं, बीच में नहीं होते। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? आपके ऊपरी और निचले भाग दिखाई देते हैं, इसके अंदर निचले और नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दी ऑप्शन की व्याख्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, MS वर्ड में ड्रॉप कैप से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? MS वर्ड में ड्रॉप कैप से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला दे रखा है दोस्तों, देखो आपका, ड्रॉप कैप का उपयोग पैराग्राफ के अंतिम अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। नहीं, बड़ा दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले अक्षर पर लागू होता है, अंतिम अक्षर पर लागू नहीं होता। किस पर लागू होता है? ये आपके पहले अक्षर पर लागू होता है, अंतिम पर नहीं। यहाँ पर अंतिम अक्षर दे रखा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला अक्षर आपको बड़ा दिखाना होता है। जैसे आप बात करें, हम जैसे मैं पेपर एनालिसिस पॉइंट लिखूँ, तो मैं ऐसे तो लिखता हूँ, देखो पहला अक्षर बड़ा, पेपर एनालिसिस पॉइंट, अपना जो टेलीग्राम चैनल है या यूट्यूब चैनल है, उसका नाम देखो, पहले अक्षर देखो बड़े हैं, अंतिम अक्षर बड़ा लिखूंगा, कैसा लगेगा? पेपर। कैसे लिखेंगे हम? अब देखो समझने वाली बात है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है,
ड्रॉप कैप वर्ड आर्ट के साथ ही प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, वर्ड आर्ट से स्वतंत्र है। वर्ड आर्ट से क्या आपकी स्वतंत्र रहता है ये, तो ये भी नहीं होता। ड्रॉप कैप का उपयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर और बड़े आकार में दिखाने हेतु किया जाता है। बिल्कुल, ये देखो पेपर इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रॉप कैप की अधिकतम ऊंचाई 5 लाइन तक होती है, नहीं 10 लाइन तक, 10 लाइन तक। इस तरह से हम समझ सकते हैं, समझने वाले एग्जाम्पल लिए हमने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 लाइन दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बात करें आपके ड्रॉप कैप की, एमएस वर्ड के टेक्स्ट ग्रुप की एक विशेषता है, और किस ग्रुप के अंदर शामिल होता है ये आपके ग्रुप की बात करें तो किसमें शामिल होता है आपका टेक्स्ट ग्रुप। तो टेक्स्ट ग्रुप की एक विशेषता है जो पैराग्राफ के पहले अक्षर को सजावटी यानी डेकोरेटिव रूप से बड़े आकार में दिखाती है, बड़े रूप आकार में दिखाती है। प्राय जैसे पत्रिकाओं, पुस्तकों में, समाचार पत्रों में आपने प्रारंभिक अनुच्छेद में प्रयोग किया होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपके प्रारंभिक जो अनुच्छेद में प्रयोग होता है, जैसे पत्रिका, समाचार पत्रों के अंदर। डिफॉल्ट रूप में ये 3 लाइनों की ऊंचाई होती है। डिफॉल्ट रूप में कितनी होती है आपकी, 3 लाइनों की ऊंचाई होती है। देखो डिफॉल्ट रूप में 3 लाइन ऊंचाई, 3 लाइन की ऊंचाई होती है। ठीक है, और अधिकतम 10 लाइन, अधिकतम कितनी 10 लाइन तक सेट किया जा सकता है। ड्रॉप कैप को इंसर्ट टेक्स्ट ग्रुप ड्रॉप कैप से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके जो पूछ जा सकते हैं वो इनकी आपकी व्याख्या के साथ इसको समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस वर्ड के पेज स्टेप या लेआउट टेप से संबंधित असत्य है? कौन सा असत्य है बताओ भाई। राइट आंसर आपको बताना है सारे क्वेश्चन, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इन चीज़ों को। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, मार्जिन का डिफॉल्ट 1 इंच या 2.54 सेंटीमीटर होता है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 1 इंच और 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो देखो डिफॉल्ट मान ही नहीं होता है, सारा का सारा जो मार्जिन का जो संपूर्ण मान है, यानी डिफॉल्ट मान का सभी और बात करें, सभी और 1 इंच या 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है। हमें पूछा असत्य कथन, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप लैंडस्केप होता है। भाई गलत हो जाएगा। ये कैसा होता है आपका, पोर्ट्रेट होता है भाई आपका, पोर्ट्रेट। तो ये गलत हो जाएगा। सीधा पूछे कि एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप नहीं होता आपका, कैसा होता है आपका, प्रोटेंट होता है, प्रोटेंट होता है। कैसा होता है आपका, प्रोटेंट होता है, सॉरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं असत्य पूछे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज साइज लेटर होता है। देखो यहाँ पर सारी क्वेश्चन इंपोर्टेंट दे रखे हैं असत्य कथन में, तो लेटर होता है, बिल्कुल राइट है। कितना होता है आपका 8.5 इंटू 11 इंच का होता है, बिल्कुल सत्य। वाटरमार्क का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या इमेज को बैकग्राउंड में दिखाने हेतु किया जाता है, तो बिल्कुल राइट, ये भी सत्य है। तो हमें पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा एमएस वर्ड के पेज स्टेप या लेआउट टेप से संबंधित असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आपका, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कथनों पर हमें विचार करना। पहला दे रखा कथन है, एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को 5 विभिन्न व्यू में देखा जा सकता है। एमएस वर्ड को एक डॉक्यूमेंट में 5 विभिन्न व्यू से में देखा जा सकता है। दूसरा कथन दे रखा है आपका, एमएस वर्ड में मार्करोस का उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले कार्यों को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से करने हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल देखा जा सकता है, बात करें आपके एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को 5 विभिन्न व्यू में देखा जा सकता है, तो बिल्कुल राइट। अब 5 व्यू कौन कौन से है, जैसे आपकी बात करूँ मैं आपके प्रिंट लेआउट व्यू, पहला बात करें। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। तीसरा बात करें जैसे आपका क्या होगा, वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू। चौथे की बात करें जैसे आपकी आउटलाइन व्यू। पांचवे की बात करें तो आपके ड्राफ्ट व्यू।
सीधे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को 5 विभिन्न वे में देखा जा सकता है, तो 5वीं ये हो गया आपकी, ये तो सही आपका। दूसरा भी देखो आप क्या दे रखा है, एमएस वर्ड में मैक्रोस का उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले कार्यों को स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से करने हेतु किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो ये भी आपका सही है दोनों। तो ये आपका देखो बात करें, मैक्रोस कमांड का एक समूह होता है, किसका होता है आपका, मैक्रोस कमांड का समूह होता है। एक मिनट, मैक्रोस है किसका समूह होता है आपका, कमांड्स का समूह होता है। तो किस में आता है आपका, कमांड्स में आता है, कमांड्स समूह का ही आपका बात करें, जो मैक्रोस है समूह के अंदर आता है, और जो बार बार किए जाने वाले फॉर्मेटिंग, जो बार बार किए जाने वाले जो आपकी फॉर्मेटिंग है या एडिटिंग कार्यों को स्वचालित करता है, फॉर्मेटिंग और जो एडिटिंग कार्य है उनको क्या करता है, स्वचालित करता है। ठीक है, मैक्रो जो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसी कार्य को एक क्लिक पर दोहराता है। ठीक है, ये किसका काम, आपके मैक्रो का काम है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, कमांड समूह का समूह है इनका। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो दोनों चाहिए, तो ए बी दोनों चाहिए, तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम एस एक्सेल से संबंधित सत्य है, ये आपका सत्य पूछा है, एम एस एक्सेल से संबंधित सत्य है वो कौन सा है। तो पहला दे रखा आपका एम एस एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, नहीं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं, आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये पहला गलत हो जाएगा। कैसा आपका एम एस एक्सेल कैसा है, एक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं लिखा, सॉफ्टवेयर है। तो सीधा याद कर लेना दोस्तों, एम एस एक्सेल और किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है और बार बार पूछा भी जाता है। सीधा क्वेश्चन आए तो याद कर लेना दोस्तों, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैसा आपका, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो पहला गलत हो जाएगा, हमेशा तो याद करना है। एम एस एक्सेल में बनी फाइल डॉक्यूमेंट कहा जाता है, एम एस एक्सेल में बनी फाइल को डॉक्यूमेंट्स नहीं कहा जाता, वर्क बुक कहा जाता है। बनी फाइल को क्या कहा जाता है, आपके वर्क बुक कहा जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एम एस एक्सेल में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डॉट, देखो ये याद करना, डॉट एक्स एल टी या डॉट एक्स एल टी एक्स होता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, एम एस एक्सेल में रन विंडो से खोलने हेतु कमांड विंडवर्ड डॉट एक्स ई का उपयोग किया जाता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। रन विंडो खोलने के लिए कमांड एक्ससीएल का उपयोग किया जाता है, विंडो वर्ड का नहीं किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, कमांड एक्सेल डॉट ई एक्स ई का उपयोग किया जाता है, तो वो विन वर्ड का उपयोग नहीं किया जाता, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको साथ साथ याद होनी चाहिए कि सीधा ये पूछ ले कि एम एस एक्सेल को रन विंडो को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो एक्ससीएल डॉट एक्स ई का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एम एस एक्सेल में किसी वर्ड शीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, एम एस एक्सेल में किसी वर्ड शीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, बुक 1, शीट 1, एक्सेल 1 या पेज 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, बताओ भाई, शीट 1, क्या हो जाएगा आपका, शीट 1, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में जो बनाई गई फाइल को वर्ड बुक कहा जाता है, एम एस एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है ना, एम एस एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है, फाइल बनाई जाती है, बात देखो पिछले क्वेश्चन की वापस बता देता हूँ, यहाँ पर फाइल बनाई जाती है, इसको तो क्या बोलते हैं आपके, वर्ड बुक बोलते हैं, जैसा कि पिछला ऑप्शन आया था आपका, देखो सॉरी वर्क बुक, क्या बोलते हैं आपके, वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ये रहा आपका वर्क बुक। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, प्रत्येक वर्क बुक में एक से अधिक वर्कशीट होती है, प्रत्येक वर्कबुक में एक से अधिक वर्कशीट होती है, और डिफ़ॉल्ट रूप से जो आपकी सीट है इसका नाम क्या होता है, आपका सीट फर्स्ट होता है, अलग 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 नाम हो गया, सीट फर्स्ट, सीट सेकंड, और वर्कशीट का नाम कम से कम एक अक्षर तथा अधिकतम 31 अक्षर तक लिखा जाता है। जो आपकी वर्कशीट का नाम है कम से कम एक अक्षर तथा अधिकतम 31 अक्षर तक हो सकता है, अधिकतम 31 अक्षर तक का हो सकता है।
ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम एस एक्सेल से संबंधित असत्य है? देखो फिर से हमें असत्य कथन पूछा है। एम एस एक्सेल से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? यानी घटकों के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, जो घटक है उनके क्वेश्चन चल रहे हैं। तो पहला दे रखा है, देखो दोस्तों, एम एस एक्सेल में कुल 10,48,576 रो होती है। कितनी? 10,48,576 रो होती है। बिल्कुल राइट। वर्तमान की बात करें और पुराने वर्जन में कितनी होती थी आपकी? पुराने वर्जन में ये होती थी आपकी 65,535, 65,536, सॉरी 536 पुराने वर्जन के अंदर होती थी। कितनी होती है आजकल की बात करें तो 10,48,576 रो होती है वर्तमान के अंदर। ठीक है, एक रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल+9, जबकि अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+Shift+9 का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एम एस एक्सेल में कुल 16,384 कॉलम होते हैं। एम एस एक्सेल में कुल कितने होते हैं आपके? 16,384 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं एम एस एक्सेल में। तो बिल्कुल राइट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। फास्ट करने के चक्कर में क्या सोच रहे होते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है। देखो बात करते हैं, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम एस एक्सेल से संबंधित असत्य कथन है? तो देखो एम एस एक्सेल में कुल 10,48,576 रो होती है, जो पुराने वर्जन में 65,576 होती थी। यहाँ पर देखो थोड़ा समझने वाली बात ये थी कि रो है ना, रो, तो रो को हाइड करना है हमें। मान लीजिए रो को क्या करना है हमें? हाइड करना है। हाइड करना है तो किसका उपयोग करेंगे हम? कंट्रोल+9 का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसी रो को क्या करना है हमें? अनहाइड करना है। अनहाइड तो किसका उपयोग करेंगे हम करेंगे आपकी कंट्रोल+Shift+9 का उपयोग करेंगे। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ याद करनी थी, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं उसके चक्कर में। एम एस एक्सेल में कुल 16,384 कॉलम होते हैं। बिल्कुल 16,384 कॉलम होते हैं, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एम एस एक्सेल में जो कॉलम होता है ना, कॉलम, ठीक है, कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल+0 का उपयोग किया जाता है। तो कॉलम है ना, कॉलम को हाइड करने, ये कॉलम है, कॉलम को हम हाइड करें तो किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल+0 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 0 का। और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल+Shift+बराबर का उपयोग किया जाता है कॉलम को अनहाइड करने के लिए। देखते हैं, किसी रो को हाइड करने के लिए शॉर्ट कुंजी देखो कंट्रोल+0 होती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कंट्रोल+0 है, वो किसको हाइड करने के लिए होती है? आपकी कॉलम को। किसको ऐड करने में काम आती है? आपकी कॉलम को हाइड करने में काम आती है। और इसी कॉलम को अनहाइड करने में किसका उपयोग किया जाता है? अनहाइड करने में। तो अनहाइड करने के लिए कुंजी याद कर लें दोस्तों, कुंजी आप पूछी जा चुकी है आपकी सारी की सारी। तो अनहाइड कॉलम को अनहाइड करिए तो कंट्रोल+Shift, ठीक है, प्लस बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं। कौन से चिन्ह का? बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो दोनों, ये रो वाला भी याद होना चाहिए, साथ साथ कॉलम वाला भी आपको याद होना चाहिए। समझ हो गए इस क्वेश्चन को? किसी सेल का पता या सेल एड्रेस कॉलम लेटर और रो नंबर से मिलकर बनता है। बिल्कुल राइट। तो हमें असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जैसे B5 है, सेल एड्रेस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर B5, ठीक है, तो सेल एड्रेस और कॉलम नंबर दोनों हो गया आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस बार सत्य कथन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ये गोल डायरा पहले कर लिया करो किसी पेपर के अंदर, वहाँ पर 40 से 50% आपके सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यदि आप गोल डायरा नहीं करते हो, सत्य है असत्य नहीं है इस प्रकार पर, तो लास्ट में आप क्या करते हो, प्रश्न पढ़ते पढ़ते उस असत्य को बोल जाते हो और सीधा यहाँ से आधा क्वेश्चन पढ़ते हो लास्ट टाइम, फिर आप टिक लगा देते हो। ठीक है, तो ऐसी संभावना होती है, आपकी सरल मिस्टेक बोलते हो, आप सिल्ली मिस्टेक बोलते हो, तो उन्हें ऐसी होती है वो। इन चीज़ों की से आपको बचना होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। एम एस एक्सेल में एक से अधिक सेल्स को मर्ज करने के लिए मर्ज या सेंटर का प्रयोग किया जाता है। भाई मर्ज और सेंटर का प्रयोग किया जाता है क्या? बताओ भाई सत्य कथन। तो बिल्कुल राइट, पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दूसरे बाकी ऑप्शनों की देखते हैं। एम एस एक्सेल में फॉन्ट डिफॉल्ट आकार 10 पॉइंट का होता है, 10 पॉइंट का नहीं होता आपका। फॉन्ट डिफॉल्ट आकार है वो कितने पॉइंट का होता है आपका? 11 पॉइंट का होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। एम एस एक्सेल में केवल 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। 3 प्रकार के नहीं होते दोस्त, अभी देखा था हमने। कितने प्रकार के होते हैं आपके? एम एस एक्सेल में बात करें तो 6 प्रकार के होते हैं। एक्सेल में कितने होते हैं आपके? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे बॉटम कौन कौन से होते हैं? 6।
बॉटम हो गया, मिडिल हो गया आपका, मिडल हो गया, ठीक है, टॉप हो गया आपका, लेफ्ट हो गया आपका, राइट हो गया आपका, सेंटर हो गया, कौन सा हो गया आपका, सेंटर हो गया। MS एक्सेल में अधिकतम फॉन्ट साइज 100 पॉइंट्स होती है, अधिकतम फॉन्ट साइज 100 पॉइंट नहीं होती है आपकी, गलत हो जाएगा, 409 पॉइंट्स होती है। कितनी होती है आपकी, 409 पॉइंट्स अधिकतम साइज होती है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछे तो, और एक बार में कितने दिखाता है, 72 पॉइंट्स दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य कथन पूछा था, 11 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिवोट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ भाई, पिवोट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है। डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, वर्कबुक में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए, एक ही सेल को कई भागों में बांटने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपके पिवोट टेबल का उपयोग किया जाता है। बाकी ऑप्शन की देखो, इनक्रिप्शन डेटा को किस में किया जाता है, इसका उपयोग डेटा को सुरक्षित या इनक्रिप्शन की बात करें संबंधित है, डेटा की सुरक्षा। नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कार्य इंसर्ट वर्कशीट किया जाता है, यानी आपकी सीट कंट्रोल्स का काम है, यानी जो आपका पिवोट टेबल से अलग है। एक सेल को कई भागों में बांटना, तो ये आपके मर्ज का काम है, ठीक है। इसका उल्टा बात करते हैं, इसका जो मर्ज है उल्टा, जैसे सेंटर इस सेल्स का काम होता है एक सेल को कई भागों में बांटना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। MS एक्सेल में चार्ट के उपयोग के लिए रंगों और पैटर्न की पहचान कराने वाले बॉक्स को लीजेंड कहा जाता है, बताओ भाई सही है क्या, पहला ऑप्शन तो गलत, पहला ऑप्शन असत्य पूछा ना। तो MS एक्सेल में चार्ट का उपयोग के लिए रंगों और पैटर्न की पहचान कराने वाले बॉक्स को लीजेंड कहा जाता है, बिल्कुल राइट। क्या कहा जाता है आपका, लीजेंड कहा जाता है, ठीक है। लीजेंड चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं की पहचान करता है, क्या करता है, चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं की पहचान करता है, श्रृंखलाओं की पहचान करता है, पहचान करता है। सीधा क्वेश्चन पूछाता है, एक्सेल में फॉर्मूला सदैव बराबर चिन्ह से प्रारंभ होता है। एक्सेल में जो फॉर्मूला है सदैव बराबर चिन्ह से प्रारंभ होता है, बिल्कुल राइट, याद कर लेना। सभी फॉर्मूले बराबर चिन्ह से प्रारंभ होते हैं आपके एक्सेल में। MS एक्सेल में जूम स्केल की अधिकतम 800% होती है। जूम अधिकतम जो आपकी स्केल की जो अधिकतम सीमा 800% नहीं होती, कितनी होती है आपकी, 400% होती है। तो ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। बाकी देखो, वर्कबुक रिव्यू, नॉर्मल पेज ब्रेक, प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम यूज शामिल है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, चलो विचार करते हैं। कथन 1 दे रखा है हमें, MS पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण, MS पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बिल्कुल राइट, प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड शो बनाने में किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल राइट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर काम आता है, बिल्कुल राइट, MS पावर पॉइंट। कथन 2, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट में जो आपके प्रत्येक पेज है उसको क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन, जब आप कुछ दोस्त के आपके जो टीचर्स हैं अपने, आपने जहाँ कोचिंग की होगी, तो वहाँ पर स्लाइड के रूप में पढ़ाते हैं आपको। जैसे कोई योजना है तो योजना की पूरी स्लाइड बना के ले आए वो, ये मुख्य मुख्य बिंदु है, ये मुख्य घटक है, इसका नोडल विभाग ये है, ये आपकी योजना है और इसका ये उद्देश्य है। एक साइड में फोटो आ जाएगी कोने के अंदर, तो वो पूरी पूरी क्या होगी आपकी स्लाइड होगी। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट योजना होगी और आपको पढ़ा देते देख देख के, ये होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, गोलडारा कर देते हैं, ये सब याद करते हैं। इसका नोडल विभाग कौन सा होगा, सामाजिक कल्याण विभाग होगा। छात्रवृत्ति 12,000 दी जाएगी, ये आपकी छात्रवृत्ति होगी। कक्षा 12 के अंदर आपकी 60% होनी चाहिए, तो ये आपका हो गया। तो देख देख के उस पर गोलडारा करते रहते हैं, ठीक है। वो आसान हो गया टीचरों के लिए, वर्तमान समय में वो बहुत आसान हो गया, ठीक है, पढ़ाने में। और क्या होता है, स्लाइड्स जब आप पढ़ाते हो, ये रियल है दोस्तों। देखो, स्लाइड जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो नोट्स पढ़ लेते हो बाद में, वो तो अलग बात है, लेकिन स्लाइड से आप सीधा याद करते हो तो याद नहीं होता है। क्योंकि टीचर क्या करता है, कभी पूरी लाइन छोड़ देता है और बीच से एक अक्षर को गोलडारा कर देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, और पूरी लाइन को बोलता भी नहीं है बहुत बार। और पूरी उस टीचर जो लाइन बोलता है उस लाइन पर पूरे पूरा आपका ध्यान नहीं होता है, यानी ध्यान नहीं लगा पाते। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है बहुत सी चीज़ों के अंदर। रेगुलरली आप क्लास देखते हो तो बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा करो, ध्यान से पढ़ा करो अच्छी से।
तीसरा दे रखा है पावर पॉइंट में HTML फाइल को भी आसानी से इंसर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जो HTML फाइल को आसानी से इंसर्ट नहीं किया जा सकता। MS पावर पॉइंट में फाइल का एक्सटेंशन देखो पॉइंट PPT या पॉइंट PPTX है, होता है, बिल्कुल राइट। ये दोनों याद कर लेना, ये शब्द आजकल पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पहचान क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट PPT और या पॉइंट PPTX होता है, तो बिल्कुल राइट। तो देखो नीचे देख विकल्प में से सही कथनों को चुनिए। तो आपका पहला सही था, दूसरा सही था और चौथा सही था। तो पहला, दूसरा, चौथा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS पावर पॉइंट से संबंधित असत्य है? कौन सा असत्य है भाई MS पावर पॉइंट से संबंधित? बताओ भाई कौन सा असत्य है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल राइट। किसका उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में जो नई स्लाइड आप जोड़ते हो तो Ctrl+M का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट। पावर पॉइंट में स्लाइड ओरिएंटेशन का डिफॉल्ट रूप पोर्ट्रेट होता नहीं, पोर्ट्रेट नहीं होता दोस्त, लैंडस्केप होता है। देखो ये उल्टा है, एक पीछे क्वेश्चन आया था इसी पर आधारित था, वो पोर्ट्रेट होता था, ये लैंडस्केप होता है। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, पावर पॉइंट में बनी टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन देखो पॉइंट POT या पॉइंट POTX होता है, बिल्कुल राइट। पावर पॉइंट में प्रोग्राम को रन विंडो से ओपन करने हेतु PowerPNT.exe कमांड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट। ये भी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट विंडो के घटकों के संदर्भ में सही है? पावर पॉइंट के विंडो के घटकों के संदर्भ में सही है, सही हमें बताना है, यानी कि बाकी सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, एक सही है आपका। तो बताओ भाई, पहला दे रखा है, देखो पहला क्या दे रखा है हमें, पावर पे नोट पेन में लिखा गया टेक्स्ट स्लाइड शो के दौरान दर्शाया जाता है, तो बिल्कुल राइट। राइट है क्या? नहीं है। जो नोट पेन का टेक्स्ट केवल प्रेजेंटर के लिए होता है। किसके लिए होता है आपका? प्रेजेंटर के लिए। किसके लिए होता है आपका? प्रेजेंटर के लिए होता है। स्लाइड शो प्रदर्शित नहीं करता ये पेन, नोट पेन, गलत हो जाएगा ये। आउटलाइन टैब का उपयोग प्रत्येक स्लाइड की दर्शात्मक डिजाइन को संपादित करने हेतु किया जाता है। दर्शात्मक डिजाइन को संपादित करने के लिए किया जाता है। तो आउटलाइन टैब का उपयोग डिजाइन संपादन के लिए नहीं, बल्कि टेक्स्ट आउटलाइन देखने के लिए होता है। इसका उपयोग इसमें होता है आपका, डिजाइन नहीं आपका, ये इसका उपयोग होता है आपका टेक्स्ट आउटलाइन देखने के लिए। फ्लैश होल्डर्स केवल टेक्स्ट रखने के लिए होते हैं, इन्हें अन्य ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किए जा सकते। तो अन्य ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं किए जा सकते, इंसर्ट किए जा सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो स्लाइड टैब और आउटलाइन टैब दोनों का उपयोग स्लाइड की सामग्री एवं क्रम को व्यवस्थित करने हेतु किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य है, राइट आंसर होगा। हमें सत्य तो पूछा सही कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS पावर पॉइंट के संदर्भ में असत्य है? फिर से आपका असत्य कथन आया। इनमें से कौन सा कथन MS पावर पॉइंट के संदर्भ में असत्य है? देखो क्या दे रखा है। पहला दे रखा है आपका, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को छोटे रूप में प्रदर्शित करने वाले थंबनेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? थंबनेल्स कहा जाता है, बिल्कुल राइट। स्लाइड को छोटे रूप में प्रदर्शित करने वाले भाग को थंबनेल्स कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट है। स्टेटस बार स्लाइड की संख्या, जूम लेवल आदि जानकारी प्रदर्शित करता है, बिल्कुल राइट। स्टेटस बार क्या क्या प्रदर्शित करता है? देखो स्लाइड की संख्या, ठीक है, जूम लेवल और आदि जानकारी प्रदर्शित कौन करता है? स्टेटस बार करता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, पावर पॉइंट में टेक्स्ट अलाइनमेंट 5 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। पावर पॉइंट की बात करें, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। नहीं, पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट है लेफ्ट होता है,
ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि सेंटर होता है आपका। पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो कैसा होता है आपका, सेंटर होता है, लेफ्ट नहीं होता है। अलाइनमेंट है आपका वो कैसा होता है आपका, सेंटर होता है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण की 2 स्लाइड के बीच से डाले जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण की 2 स्लाइड के बीच डाले जाने वाले विशेष प्रभाव क्या कहा जाता है, एनिमेशन कहा जाता है, ट्रांसिशन कहा जाता है, हैंड डॉट कहा जाता है, स्लाइड लेआउट कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसिशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेष प्रभाव जो एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड के रूप पर जाने के दौरान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन MS पावर पॉइंट के संदर्भ में सही है। इस बार सही कथन पूछा है, तो याद कर लेना दोस्तों। देखो, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए Ctrl+F5 का उपयोग किया जाता है। Ctrl+F5 का उपयोग नहीं किया जाता, आपके सिर्फ F5 का उपयोग किया जाता है। F5 का उपयोग, कंट्रोल दबाने की आवश्यकता नहीं है, 12 कुंजी होती है आपकी, तो इनमें से F5 का उपयोग किया जाता है सीधा सीधा। और ये लास्ट टाइम आपकी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट जूम साइज 100% होती है। 100% नहीं होती है, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट जूम साइज होती है आपकी 69%। कितनी होती है आपकी, 69% होती है, गलत। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने हेतु Shift+F5 का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल राइट। किसका प्रयोग किया जाता है, आपके Shift+F5 का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट। जो कास्केड विकल्प का उपयोग स्लाइड ट्रांसिशन लगाने हेतु किया जाता है, नहीं। विंडोज को जो आपके कास्केड है इसका उपयोग किस में किया जाता है, आपके विंडोज को ओवरलैप रूप में प्रदर्शित करने हेतु, विंडोज को ओवरलैप रूप से प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है, करने हेतु किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे आज की क्लास के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सारे किए मैंने। MS एक्सेल के क्वेश्चन किए, MS वर्ड के क्वेश्चन किए, MS पावर पॉइंट के क्वेश्चन किए, तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए गए। तो क्लास कैसी लगी वो बताना, साथ साथ इनकी जो विश्लेषण किया वो प्रत्येक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारा विश्लेषण के माध्यम से आपको करवाया गया है। आपके कितने क्वेश्चन सही हो वो बताना, और टॉपिक आपको कैसा समझ में आया वो भी बताना दोस्तों। ये आपने पहले पढ़ा है थ्योरी के बाद MCQ किए, तो सारे करना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इन सभी क्वेश्चनों की जो PDF है दोस्त, ये PDF कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर आपको ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।